गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशन के बारे में पढ़ा, डायमेंशन कैसे निकालते हैं किसी भी फार्मूले का, यह पढ़ा। अब फ्रेंड्स हज़ारों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो हज़ारों इसी तरह के डायमेंशनल फार्मूलाज हैं, तो हम सभी के डायमेंशनल फार्मूलेज़ को तो हम अभी पढ़ नहीं सकते। कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फार्मूले को कैसे चेक करें कि कोई फार्मूला सही है या नहीं, डायमेंशनल एनालिसिस होती क्या है, हम कैसे एनालाइज करें, इसको हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? ऐसा समझिए जैसे आपसे कहा जाए कि 2 किलो आटा लिया जाए, 2 किलो आटा में 4 लीटर दूध जोड़ दीजिए, इसका क्या मतलब होगा? या फिर 2 किलो आटा में 2 घंटे जोड़ दीजिए। अब 2 किलो आटा और इसमें आपको जोड़ने को कहा जाए 2 घंटे, तो क्या कोई सेंस निकलेगा? क्या आपसे कहा जाए कि 4 मीटर में 5 जूल जोड़ दीजिए, क्या इसका आप कोई सेंस निकाल सकते हैं? दिमाग में ये बात आएगी ही नहीं कि 4 मीटर में हम 5 जूल अगर जोड़ेंगे और मान लीजिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ दें तो 5 और 4 9 कर दें, तो 9 करने के बाद इसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे या जूल लिखेंगे या इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन होगा? तो इसको बताता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो कहता है कि यदि 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके यूनिट्स अलग अलग हैं तो उसको जोड़ा या घटाया ही नहीं जा सकता, यानी यह समेशन, यह योग इम्पॉसिबल है, गलत है। उसी तरीके से यह भी गलत है। 2 केजी में आप 5 केजी, 10 केजी जोड़ सकते हैं, किलोग्राम जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मास है तो मास में आप मास जोड़ सकते हैं, वॉल्यूम में आप वॉल्यूम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी 4 मीटर यानी लेंथ है, लेंथ में आप लेंथ जोड़ सकते हैं। 5 जूल एनर्जी में आप एनर्जी जोड़ सकते हैं। लेकिन अब लंबाई को एनर्जी से कैसे जोड़िएगा? तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस समेशन को डिनाई करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि केवल उन्हीं 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिसके यूनिट्स सेम हो। और डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि उन्हीं 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिसके डायमेंशन सेम होते हों। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को आप जोड़िए काइनेटिक एनर्जी में। अब यह भी एनर्जी है, यह भी एनर्जी है, यह पोटेंशियल एनर्जी है, यह काइनेटिक एनर्जी है। किसी भी तरह की एनर्जी होगी तो एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट जूल होगी। काइनेटिक एनर्जी है, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट भी जूल होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को क्या हम आपस में जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि इनका यूनिट सेम है, इसलिए हम इनको जोड़ सकते हैं और हम इसको जोड़कर टोटल एनर्जी कुछ आ सकती है। यानी मान लीजिए ये 5 जूल हो और यह 10 जूल है, तो उस केस में आपको टोटल आप कह सकते हैं कि हाँ ये आपके पास 15 जूल एनर्जी हुई। तो ये बात तो आप समझ रहे होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको समझ में आ गई। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि ओनली दोज quantities can be added या subtracted। घटाना भी हो तो घटाने के लिए भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का सेम होना जरूरी है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स का सेम होना जरूरी है।
only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimensions, which have same डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब विमा, यानी केवल उन्हीं दो भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है जिनका डायमेंशन सेम हो, जिनका विमीय सूत्र समान हो। केवल उन्हीं क्वांटिटीज को आप जोड़ सकते हैं। यह आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ये प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है। यह एक तरह का सिद्धांत है। अगर कोई भी फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएगा, कोई फॉर्मूला इस लॉ को, इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को फॉलो करता है तो वह सही है ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन यदि कोई फॉर्मूला इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, वह गलत है ऐसा हम डेफिनेटली कह सकते हैं। यानी इस सिद्धांत से हम यह चेक कर सकते हैं कि कोई फार्मूला गलत है क्या। हम यह नहीं चेक कर सकते कि कोई फार्मूला सही है क्या। जैसे मान लिया जाए कि आप लेते हैं दो क्वांटिटीज को आप जोड़ते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू mgh प्लस mv²। यह दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। mgh किसका कौन सी एनर्जी होती है? mgh को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और mv² क्या है? mv² भी एनर्जी है। कैसे मालूम? तो देख लीजिए, mgh का आप विमीय सूत्र निकाल लीजिए। mgh का विमीय सूत्र कितना होगा? mgh का विमीय सूत्र आप निकालेंगे तो m का विमीय सूत्र क्या है? m का मास को तो हम कैपिटल M से लिखते हैं। g क्या है? ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण, तो यानी एक तरह का त्वरण ही तो है। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया? इसका विमीय सूत्र होगा mLT⁻⁻2 g का, और h हाइट यानी वो भी तो एक तरह की लंबाई है, यानी उसका डायमेंशन l ही होगा, यानी l⁻2 हो जाएगा। तो यह आपका एनर्जी का भी, इस पोटेंशियल एनर्जी का विमीय सूत्र आ गया। अब हम देखते हैं mv² क्या। mv² का विमीय सूत्र क्या होगा? तो अगेन m बराबर क्या होगा? m का विमीय सूत्र कैपिटल M। v² का देखा जाए तो वेलोसिटी का Lt⁻⁻1 होता है का स्क्वायर, यानी अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा? mL²T⁻⁻2। तो आप देख सकते हैं दोनों की दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, यानी यह दोनों क्वांटिटीज के आपस में जोड़े जा सकते हैं, बिल्कुल जोड़े जा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यह फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, तो बिल्कुल यह फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसको आप, यह भी एक तरह की एनर्जी है, यह भी एक तरह की एनर्जी है, और एनर्जी को एनर्जी में जोड़ेंगे तो E फॉर एनर्जी, तो यहाँ भी आपकी एनर्जी ही आ रही है। तो यह फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, अब ये शब्द लगा दिया जा रहा है डायमेंशनली। विमीय तौर पर तो यह फार्मूला करेक्ट है, लेकिन अगर हम ऐसे सामान्य में देखें तो हम जानते हैं कि यह पोटेंशियल एनर्जी है, और हम ये जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। अब हाफ चूंकि एक नंबर है, तो नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, तो इसलिए अगर यहाँ पर हाफ रहे या ना रहे, डायमेंशन तो सेम ही आएगी। तो डायमेंशनली तो ये फार्मूला करेक्ट होगा, लेकिन वस्तुतः ये फार्मूला इनकरेक्ट था। लेकिन डायमेंशन के आधार पर देखा जाए तो ये फार्मूला करेक्ट है। तो यह बात समझ में आई
तो इससे आप यह समझ सके कि कोई फार्मूला करेक्ट है, कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। और आपने यह भी जाना अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो रियलिटी में फिर दो सिचुएशन हो सकती है। रियलिटी में एक तो हो सकता है कि वह टोटली करेक्ट हो या वह इनकरेक्ट हो। डायमेंशनली करेक्ट हो, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाए तो फिर आगे की तो हम बात ही नहीं करेंगे। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो हम तो आंख बंद करेंगे और कह देंगे कि यह भाई यह आपने जो फार्मूला दिया है यह फार्मूला पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि डायमेंशन को सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आगे चलते हैं। अब दो क्वांटिटीज़ हम लेते हैं। सपोज करिए P माइनस V माइनस AT इज इक्वल टू U। सपोज करिए ये फार्मूला ले लिया हमने। अब इस क्वांटिटी में आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं V माइनस यू इज इक्वल टू AT। क्या है यह? आपने 9th 10th की क्लास में पढ़ा होगा। V माइनस यू इज इक्वल टू AT या V इज इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यह गति का प्रथम समीकरण है। यहाँ तक तो आपको सारी बात समझ में आ रही है। अब इसमें यह भी वेलोसिटी यानी A और T का प्रोडक्ट जो होगा वह भी वेलोसिटी होगा। बट हम मान लीजिए हम इसमें एक टर्म और जोड़ देते हैं ये T स्क्वायर। यहाँ पर T टाइम है लेकिन M एक अननोन कांस्टेंट है। हम इस फॉर्मूले को हमको बताना है कि m का डायमेंशन क्या होगा और व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ m का डायमेंशन क्या होगा यह बताना है। यह कोई एक्सप्रेशन है और हमें बताना है m का डायमेंशन क्या होगा। तो अब उस केस में हम कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को याद करिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड which have same dimensional quantities, same dimensions। तो अगर इसका डायमेंशन वेलोसिटी का है, इसका वेलोसिटी का है, यानी इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी का होना चाहिए, यानी इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी का होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी में सिर्फ वेलोसिटी को ही जोड़ा जा सकता है। यानी इसका डायमेंशन कितना आना चाहिए? इसका डायमेंशन आना चाहिए, इस m का डायमेंशन आना चाहिए LT के पावर -1। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT के पावर -1। अब MT स्क्वायर का डायमेंशन आना चाहिए LT के पावर -1। अब चूंकि हमें इस m एक अननोन कांस्टेंट है, हमें इसका डायमेंशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? T स्क्वायर का तो डायमेंशन हमें मालूम है, MT के पावर 2 इज इक्वल टू LT के पावर -1। इसको सॉल्व करें, m का डायमेंशन हम निकाल लें, LT के पावर -1 अपॉन T के पावर 2, यानी LT के पावर -3। यह फिजिकल क्वांटिटी आई, यह डायमेंशन आया। यानी इस अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या हुआ? अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हुआ LT टू द पावर -3। समझ में आया? एक अगला एग्जांपल देखते हैं। ईटा इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन लैम्डा स्क्वायर। A प्लस
बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। मान लीजिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है जहाँ पर ईटा क्या है, ईटा को हमने कहा यह एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन क्या होता है, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती। अगर इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती और आपसे पूछा जाए कि ए और बी का डायमेंशन क्या है, तो केवल उन्हीं क्वांटिटीज को जोड़ा जा सकता है जिनकी डायमेंशन सेम हो, यानी ए का डायमेंशन क्या होगा, ए का डायमेंशन भी वही होगा जो ईटा का डायमेंशन होगा। इसी तरह बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर का भी डायमेंशन वही होगा जो कि ईटा का डायमेंशन होगा। लेकिन ईटा का तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। ईटा का डायमेंशन क्या लिखेंगे, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, यानी ए का भी डायमेंशन वही होगा। ए का डायमेंशन हो जाएगा m l t, m टू द पावर 0, t टू द पावर l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। ठीक, यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब इसमें b का डायमेंशन बताना है, तो अगर यह डायमेंशन लेस है तो इसका मतलब इसको भी, इस पूरी क्वांटिटी को भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। यानी लैम्डा क्या है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी एक तरह के लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन l, तो लैम्डा स्क्वायर है l स्क्वायर। इसका मतलब इस b का भी डायमेंशन l स्क्वायर ही होना पड़ेगा, क्योंकि तभी इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन को काट सकता है और आपका रिजल्टेंट क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाएगी। तो इसका मतलब b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, b का डायमेंशन हो जाएगा ईटा इंटू लैम्डा स्क्वायर। और चूंकि ईटा डायमेंशन लेस है यानी सिर्फ लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा के डायमेंशन l है, यानी ये आपका हो जाएगा l स्क्वायर। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आपने डायमेंशन निकाल लिया l स्क्वायर, बात समझ में आ चुकी होगी। और मैं इसे रब करता हूँ। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, a प्लस बी ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। a प्लस बी ई टू द पावर ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको मालूम है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा आपका एंगुलर स्पीड होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, एंगुलर स्पीड भी कहते हैं। टी क्या हुआ, टी टाइम हो गया। टाइम का ए और बी यह दोनों अननोन कांस्टेंट्स हैं। क्या इनका कोई डायमेंशन है? अब इसको तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और बी इज ए प्लस बी ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर ये ऑप्शन में आ जाए तो आप ए और बी को सीधे डायमेंशन लेस कह सकते हैं। अनलेस अगर आपको ए और बी की कोई वैल्यू ना दी हो, को बताया ना हो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, आप सीधे कह सकते हैं कि ए भी डायमेंशनलेस है, बी भी डायमेंशनलेस है। क्यों? क्योंकि कोई यूनिट दी ही नहीं है। और कोई पावर में कोई चीज़ हो तो इसकी टोटल यूनिट टोटल पावर डायमेंशनलेस होता है, यानी यह क्वांटिटी ऑलरेडी डायमेंशनलेस है। अन्य कोई चीज़ यहाँ पर बताया नहीं गया तो ए और बी अपने आप डायमेंशनलेस हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में यह सारी बात आपको समझ में आई होगी। यदि कोई प्रश्न है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेहिचक प्रश्न करें, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले और हम आगे के वीडियोज़ में उन प्रश्नों को बता सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।